बेसमेंट के अंदर गीतांजलि अभिमान और हनुमंत के बीच बैठी थी, जबकि अभिन्या हनुमंत के बगल में बैठी थी। उनके सामने एक बॉक्सिंग रिंग थी और बाकी तीनों तरफ से रिंग को घेरे हुए काफी भीड़ थी। गीतांजलि भीड़ को देखकर थोड़ी असहज हो रही थी, जबकि साथ ही वह कर्तव्य को भी देख रही थी। अभिन्या के बगल में केवल एक ही सीट बची थी, जिस पर अभिमन्यु बैठ चुका था। मेरी प्यारी गुड़िया, अभिमन्यु ने प्यार से अभिन्या की नाक पर चुटकी काटी। बदले में वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, भाई साहब, बहुत दिन हो गए हमें मिले हुए। हाँ, मैं भी सहमत हूँ। मैं तुम्हारे उस गुस्सैल पति से आपको अपने साथ लाने के लिए बहुत बार कहा, लेकिन आप जानते हैं कि वह अंत में उसने खांसी का नाटक किया। उसकी बात सुन अभिन्या मुस्कुराई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अभिमान पर पड़ी, उसकी बड़ी सी मुस्कुराहट एक हल्की मुस्कुराहट में बदल गई। जबकि अभिमान ने ध्यान नहीं दिया, तब अभिमन्यु ने अनुबंध को आंख मारी, जिसने उसे मुस्कुराकर देखा। अभिमान भाई साहब, कर्तव्य भाई साहब कहाँ गए? और उनके लिए तो जगह भी नहीं है, फिर भी कहाँ बैठेंगे? गीतांजलि ने कर्तव्य की सीट खाली न होने के कारण उदासी से पूछा। अभिमान के जवाब देने से पहले ही विक्रांत अपने बॉक्सिंग ड्रेस में रिंग में आ गया। गीतांजलि उसे देखकर असेंबली रह गई। दोनों की नजरें मिली और फिर भी विक्रांत ने गीतांजलि को एक टेढ़ी मुस्कुराहट दी। उसने अपनी उंगलियों से गर्दन को चटकाया, जिससे गीतांजलि अपनी जगह पर थोड़ी झिझकी। अभिमान और अरमान के चेहरे पर पत्थर जैसे भाव थे। वहीं अभिमन्यु ने विक्रांत को थम्सअप का इशारा कर लड़ाई लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। विक्रांत को अभी तक उसे अपने अपोजिट का पता नहीं था। अचानक भीड़ जोर जोर से होटिंग करने लगी। अचानक गीतांजलि की आंखें चौड़ी हो गईं। रिंग में कर्तव्य को देखकर वह हैरान हो गई थी। अभिन्या को अब यकीन हो चला था कि बॉक्सिंग रिंग में कर्तव्य पूरी तरह तबाही मचाने वाला है। उसने अनबन की तरफ सकबरी निगाहों से देखा और उस पर चुपचाप सारा इल्जाम लगाया कि वही उसे यहाँ लेकर आया है, जबकि उसे पता था कि उसे यह लड़ाई वगैरह पसंद नहीं है और वह कर्तव्य से शिकायत भी नहीं कर सकती। जैसे ही विक्रांत को अपने सामने कर्तव्य का चेहरा देखा, उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता या कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, कर्तव्य ने उसके जबड़े पर जोरदार मुक्का मारा। उसके मुक्के का अंदाजा गीतांजलि के गले से अनायास ही निकली चीख से लगाया जा सकता था। कर्तव्य उसे लगातार तब तक मारता रहा जब तक विक्रांत जमीन पर नहीं गिर पड़ा। विक्रांत भागकर कोने में गया और अभिमन्यु से शिकायत की, ये यहाँ कुछ गड़बड़ है। यह बिना किसी रूल्स के पालन के खेल रहा है। ये तो चीटिंग है। इधर रूल भी तो मैं बनाता हूँ और मारता भी मैं हूँ। कर्तव्य उसे खींचकर रिंग के बीच में लाता हुआ बोला, अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो तुम्हें ऐसे ही बिना किसी अटैक के पीटना पड़ेगा। की भी उसकी नाक पर मारो दोस्त, मुझे उसकी नाक से खून बहता हुआ देखना है। अभिमन्यु ने चिल्लाकर कहा। विक्रांत ने हैरानगी से अभिमन्यु की तरफ देखा। अब उसे समझ आया कि उसके साथ तो यहाँ धोखा हो रहा है। वहीं अभिमन्यु मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन खुजलाने लगा। क्या बे, उसे क्या देख रहा है? कभी बॉक्सिंग देखी भी है जो इधर खेलने चला आया? अनुबंध रिंग के पास आकर सरकास्टिक वे में बोला। विक्रांत ने गहरी सांस ली और कंप्लेंट करते हुए कहा, आप लोगों ने ही तो मना किया था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो पहले राउंड में डिफाइन या अटैक नहीं करूंगा मैं। अबे साले, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तुझे? अरे फाइल में कहाँ लिखा है कि अगर तू पिटेगा तो तुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? नहीं ना, फिर भी पिट रहा है। अभिमान ने विक्रांत पर एक और इल्जाम लगाए। खुद को तू दुनिया के सामने चैंप दिखाता है, पर असल में तो तू घोंचू है। कर्तव्य उसकी नाक पर एक मुक्का मारते हुए बोला, तेरे मैच का पहला और आखिरी राउंड है। कर्तव्य उसके पेट पर बेहद गुस्से से मुक्का मारते हुए बोला। अभिमन्यु अभिनया की हालत देख सकता था। वह विक्रांत के शरीर पर कर्तव्य के तेज लेकिन कठोर प्रहारों को देखकर डरी हुई थी। अभिमन्यु ने अपनी कार की चाबियां अभिनया को दी और उसे जाने को कहा, लेकिन वह हिचकिचाई और अनबन की ओर देखने लगी, जो मैच पर अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ था। मैं संभाल लूंगा, अभिमन्यु ने नरमी से कहा। इन्हीं हाथों से छुआ था ना तूने? कर्तव्य उसके हाथों को मरोड़ते हुए बोला। ऐसा करता हूँ, इसकी नेल्स को ही उखाड़ देता हूँ। कर्तव्य उसकी उंगलियों को खींचते हुए बोला। कर्तव्य ने अपना घुटना विक्रांत की दाहिनी हथेली पर रखा और अपने पूरे शरीर का भार उसकी हथेली पर डाल दिया। विक्रांत की हालत इस वक्त बहुत बुरी हो चुकी थी। इसी गंदी जुबान से तूने मेरी जान को जान बुलाया था।
अब निकालूं तेरी जुबान तेरे मुंह से बाहर। कर्तव्य उसकी बाईं आंख पर मुक्के मारते हुए बोला, रो और रो, मेरी गीत भी ऐसे ही रो रही होगी। तुमने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और अब मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी चीख भी नहीं सुनूंगा। कर्तव्य ने विक्रांत को अपने पैर पर खींचा और उसकी गर्दन पकड़कर वह विक्रांत को रिंग के किनारे ले गया और जबरदस्ती उसका सामना गीतांजलि से कराया। देख ठीक से इसे, ये वही है ना जिसे तूने कहा था कि अगर एक थप्पड़ मारेगा तो उसकी खूबसूरती तेरे दिए हुए दाग के नीचे छिप जाएगी। यही कहा था ना? चल अब मार उसे। कर्तव्य उसकी गर्दन पकड़े हुए बेहद गुस्से से बोल रहा था। मेरे बच्चे को मार डाला था, अब तू कभी बच्चा पैदा करने लायक नहीं रहेगा, कर्तव्य ने कहा और उसके पैरों के बीच बेहद जोर से लात मारी, जिससे विक्रांत की आंखें दर्द के साथ बंद हो गईं। वह दर्द उसके लिए सहना मुश्किल हो गया। वह वहीं नीचे गिरकर तड़पता रहा। विक्रांत अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन जैसा कि उसने वादा किया था, कर्तव्य ने उसकी एक भी नहीं सुनी। वह उसे किसी जानवर की तरह पीट रहा था। पेट पर लगातार मुक्कों की मार से विक्रांत ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। विक्रांत के लिए 1 इंच भी हिलना मुश्किल हो गया। उसका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था। विक्रांत गीतांजलि को जितना दर्द दे चुके थे, कर्तव्य उससे कहीं ज्यादा उसे दर्द दे रहा था। विक्रांत किसी तरह रेंगता हुआ वापस नीचे उतरा। उसका शरीर गीतांजलि के पैरों से अचानक टकरा गया। उसने बिना देरी किए उसके पैर पकड़े और माफी मांगने लगा। मुझे अपनी गलती का एहसास है गीतांजलि, प्लीज सेव मी, आज केम टू स्टॉप। मैं मर जाऊंगा गीतांजलि, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। तुम्हें तुम्हें मेरी शक्ल तक देखना नहीं पड़ेगी, मेरा नाम तक नहीं सुनोगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। प्लीज कर्तव्य को रोको, प्लीज, मैं बड़ी मुश्किल से बोल पा रहा था। उसके पास जाने की हिम्मत मत करना, उससे दूर ही रहे साले। कर्तव्य ने उसे अपने पैरों से घसीटते हुए गीतांजलि से दूर किया। उसने उसके घुटने पर लात मारी और उसके पेट पर घूंसा मारने ही वाला था कि गीतांजलि अपनी सीट से उठी और जल्दी से जाकर कर्तव्य को पीछे से गले लगा लिया। उसके हाथ इस वक्त उसके सीने को जकड़े हुए थे। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, मुझे मेरा वाइट चॉकलेट वाला कर्तव्य वापस चाहिए। डार्क चॉकलेट वाला कर्तव्य मुझे पसंद नहीं, ये बहुत कड़वा है, गीतांजलि ने कहा और उसे घुमाकर अपनी तरफ कर बोली, कर्तव्य जी, इस गंदे आदमी को छूकर अपने हाथ मत खराब कीजिए। फिर गीतांजलि विक्रांत की तरफ देखते हुए, आप माफी के लायक ही नहीं हो, आपने जो किया वह गलती नहीं, गुनाह है। ऐसा गुनाह जिसकी कोई माफी नहीं और सिर्फ एक ही सजा है। आप कहते हैं आप मुझसे प्यार करते हैं। अगर आप सच में मुझे प्यार करते तो आप मुझे दर्द नहीं दे रहे होते, मेरी चाहत को कभी समझते और उसकी कदर करते। मैं आपकी कभी नहीं हो सकती क्योंकि मैं इनकी पहले ही हो चुकी हूँ। एटलीस्ट हम अच्छे दोस्त बन सकते थे, पर अभी लगता है कि अच्छा ही हुआ जो अब से हम दोनों सिर्फ अजनबी ही बनकर रहेंगे। मैंने जो कुछ भी आपकी वजह से खोया वह चाह कर भी आप लौटा नहीं सकते, पर जो जख्म आपने मुझे दिए हैं वह कोशिश करके भी नहीं मिट सकते। चले जाइए आप इतनी दूर कि खुद को खो दूँ, तब भी आपको ढूंढ ना पाऊँ। ये बोलते हुए उसकी सांस उखड़ने लगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। कर्तव्य ने जल्दी से गीतांजलि को अपने गले से लगाया और उसकी पीठ सहलाने लगा। अभिमन्यु ने विक्रांत के लिए तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। अभिमान आगे आया और गीतांजलि को अपने साथ लेकर चलने लगा, जबकि कर्तव्य कपड़े पहनने के लिए दूसरी तरफ चला गया। इस बीच अनुबंध अभिज्ञा को ढूंढ रहा था। अभिमन्यु के बताए जाने पर वह पार्किंग की ओर बढ़ गया। अभिमान गीतांजलि को बेसमेंट से बाहर खुली पार्किंग की ओर ले गया। गीतांजलि ने अपना निचला होंठ दांतों में दबा लिया था। अभिमान गुस्से से सिगरेट की कस भरता हुआ बोला, ये तुम लड़की लोग अपने गुनहगार को छोड़ क्यों देती हो? हम उन्हें सजा देना चाहते हैं और तुम लोग बीच में आकर सब रोक देती हो। और हम जो बाहर से सख्त लौंडे हैं और इन रियलिटी तुम लोगों के इशारे पर चलते हैं, वो भी मान लेते हैं। तुमने कहा उन्हें छोड़ दो, मत मारो, और हमने छोड़ भी दिया। गीतांजलि हल्के से मुस्कुराई और उसकी बात का जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि आपके अलावा हमारा करीबी कोई नहीं, और शायद हम उनकी नफरत के चक्कर में आप जैसे अच्छे लोगों को खोना नहीं चाहते। अभिमान सब समझ गया कि गीतांजलि मीरा और उसकी फैमिली बैकग्राउंड की ओर इशारा कर रही है। उसके अलावा एक मूर्ख भी समझ सकता था कि अभिमान और कर्तव्य
उन दोनों के लिए क्या मायने रखते हैं, और इसके विपरीत अभिमान के लिए भी गीतांजलि और कर्तव्य दोनों क्या मायने रखते हैं। गीतांजलि की बात को पॉजिटिव वे में रहते हुए उसने अपना सर हाँ में हिलाया। ज़्यादा मुस्कुराइए मत अभिमान भाई साहब, वरना लोगों को स्ट्रोक आ जाएगा। ये देखकर कि अकड़ू मिस्टर राठौर स्माइल कर रहे हैं, गीतांजलि उसे छेड़ते हुए बोली। अभिमान ने गीतांजलि के दोनों गाल खींचे और कहा, यह गीतांजलि हमें बहुत बाती है। जो कुछ भी हुआ उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। वी लव यू ए लॉट। बहुत भाग्यशाली है कि उसे ये प्यारी सी गुड़िया मिली। भाई साहब, कुछ लोग अभागे होते हैं जिनके परिवार नहीं होता, और कुछ लोग उनसे भी ज़्यादा अभागे होते हैं जिनका परिवार होकर भी नहीं होता। गीतांजलि चेहरे पर उदासी लाते हुए बोली, मुझे पता है गीतू, मुझसे बेहतर यह बात और कौन जान सकता है। मैंने और मीरा ने भी ये रियलाइज़ किया, पर साथ ही साथ ये भी समझ आया कि हम जिन्हें अपना कहते हैं वो हमारा परिवार हो, ये ज़रूरी नहीं है। हम जिन लोगों को अपना मानते हैं वो एक्चुअली में हमारा परिवार है। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा। क्या बातें चल रही हैं दोनों में? कर्तव्य उनके पास आकर गीतांजलि के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, चल अब मैं निकलता हूँ, अब तुम्हारा ख्याल की भी रखेगा। अभिमान दोनों को देखकर मुस्कुराया और कर्तव्य को गले लगाकर अपने घर के लिए निकल गया। ऑल गुड, कर्तव्य ने गीतांजलि को देखकर पूछा। बदले में गीतांजलि ने उसके गाल को चूमा और मुस्कुराकर अपना सर हमें हिला दिया। चलें, गीतांजलि ने कहा। तुम्हारे पीछे, कर्तव्य मुस्कुराया और गीतांजलि के पीछे चलने लगा। चौहान हवेली में। यूं भी आ गया, बड़ी लेट कर दी बच्चा। चल मैं खाना लगवाती हूँ तेरे लिए। अहिल्या जल्दी से युवराज के पास आते हुए बोली। आपने खाना खा लिया? युवराज ने चेहरे पर बिना किसी भाव के पूछा। हाँ, डिनर कर लिया सबने। हमने वेट किया तेरा, और फिर इतनी देर भी हो गई थी तो हमने खा लिया सबने मिलकर। अहिल्या मुस्कुराकर बोली। अच्छी बात है कि आप सबने खाना खा लिया है। वैसे भी मुझे आप सबसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, युवराज ने कहा, और मृत्युंजय और ओंकार सभी को लेकर रूम की तरफ बढ़ गया। क्या बात करनी है युवराज? ओंकार सिंह ने पूछा। बड़े पापा, एज द चेयरमैन ऑफ सीजीसी मैंने कुछ फैसला किया है। अहिल्या एक बार फिर बोली। युवराज, काम की बात बाद में, पहले डिनर कर लो। युवराज ने अहिल्या की डिनर वाली बात को पूरी तरह से इग्नोर किया और कहा, एज द चेयरमैन ऑफ सीजीसी मैं कंपनी को बेच रहा हूँ। आज से 2 दिन बाद सीजीसी बेंसडोर इंक कंपनी के अंदर चली जाएगी। बेंसडोर इंक? यह तो कर्तव्य की कंपनी है शायद, मृत्युंजय ने कंफ्यूज होकर कहा। जी डैड, पर क्यों युवराज? कंपनी तो अच्छी प्रॉफिट कमा रही है, फिर कंपनी क्यों बेच रहे हो तुम? ओंकार सिंह ने कंफ्यूज होकर पूछा। कंपनी अच्छी चल रही है बड़े पापा, विदाउट एनी डाउट, बट मेरी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही। इतना स्ट्रेस कि मैं खुद को और मेरे सपनों को भी टाइम नहीं दे पा रहा। काम तो करता हूँ पर जबरदस्ती। नथिंग एक्साइट मी लाइक। युवराज ने अपना असली रीजन बताया। फिर से कर्तव्य? पता नहीं तुम्हारे सर से कर्तव्य और गीतांजलि का भूत कब उतरेगा। मैं ऐसा क्या करूं कि तू उनको भूल जाए? कौन सा चेयरमैन अच्छी वाली प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी को बेच देता है? किससे डिस्कस करके ये सब डिसीजन लिया तूने? एक बार भी हमसे पूछना जरूरी नहीं समझा? अहिल्या गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। युवराज बेहद गुस्से से अहिल्या को घूरते हुए बोला, मुझे चेयरमैन बनाने का डिसीजन लेने से पहले मुझे या किसी और से डिस्कस किया था आपने? जहाँ तक मुझे याद है तो आपका जवाब नहीं होगा। एज द चेयरमैन ऑफ सीजीसी आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन टू अनोन अबाउट माई डिसीजन। और रही बात भाई साहब और भाभी माँ का भूत उतारने की, तो जिस दिन मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लूंगा उस दिन उनका भूत उतर जाएगा। तो क्या करेंगे आप? मार डालेंगे मुझे? क्या हुआ है तुम्हें? अहिल्या जोर से चिल्लाई। व्हाट रॉन्ग विद यू? व्हाट्स रॉन्ग विद यू मम? आई थिंक यू शुड विजिट ए साइकाइट्रिक। यू नीड हेल्प एक्चुअली। आप जैसी औरत ने अपना हंसता खेलता परिवार को तोड़ दिया। आई एम सॉरी। आप तो इस परिवार को अपना समझती भी होंगी या नहीं? पर मम सुन लीजिए, आपके मन में भाई साहब और भाभी माँ को लेकर जितनी नफरत बढ़ेगी उससे 2 गुना ज़्यादा नफरत मेरे मन में आपके लिए बढ़ेगी। युवराज, ओंकार सिंह ने गुस्से से अपनी आवाज़ तेज करते हुए कहा। युवराज, हाँ बड़े पापा बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं?
चुप हो जाऊं और चुपचाप बैठकर ड्रामा देखूं? क्यों लिया था मुझे सीजीसी का चेयरमैन बनाने का डिसीजन? इसलिए ना कि ये घर ना टूटे, परिवार में खुशी और शांति हो। आप भी बताइए, अब क्या वैसा हुआ जैसा आप चाहते थे? भाई और भाभी माँ घर छोड़कर चले गए, परिवार वहीं बिखर गया। और रही बात खुशी और शांति की, तो रोज रात को दरवाजा बंद करके भाई साहब और भाभी माँ को याद करके रोएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। क्या सोच रहे थे आप? यू भी स्टॉप इट, ओंकार ने उसे शांत करते हुए कहा। नहीं बड़े पापा, आज नहीं। अगर आपको बुरा लग रहा है और गुस्सा आ रहा है कि मैंने आपके भाई और पत्नी को सच्चाई का आईना दिखाया, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया जब मुझे पता चला कि मेरी माँ की वजह से भाई और भाभी माँ ने अपना बच्चा खो दिया। युवराज इस बार आवाज में उदासी लाते हुए बोला। क्या? मृत्युंजय और बाकी लोग इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि गीतांजलि प्रेग्नेंट थी और उसने अपना बच्चा खो दिया है। उनके हैरान चेहरे को देखते हुए युवराज ने उन्हें सारी बात बताई, जिसके कारण गीतांजलि का बच्चा दुनिया में आने से पहले ही चला गया। और माँ उन सबके साथ आप भी भाई और भाभी माँ और उस बच्चे की गुनहगार हैं। भले ही भाई भाभी कुछ ना कहें आपको, पर मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगा, कभी नहीं। युवराज इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी आवाज़ पूरी हवेली में गूंज उठी। तुम्हारी माँ का प्यार ने गीतांजलि से अपना बच्चा छीन लिया, और भाई साहब, आप तो अपना परिवार टूटने से बचा रहे थे, पर ऐसे में कर्तव्य का परिवार ही नहीं बन पाया। मृत्युंजय इस बार आंखों में नमी लिए बोला। सबके चेहरे पर इस समय गिल्ट देखा जा सकता था। वहीं एक अंधेरे कमरे में ईशानी अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। उसका दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। मनीषा, दामिनी और विक्रांत के साथ जो हुआ उसके बारे में उसे अच्छी तरह पता था। अब उसे पता है कि अगला नंबर उसका है, लेकिन उसे सजा के बारे में सोचकर चिंता हो रही थी, जो उसे अभी भुगतनी पड़ेगी। उसने कई बार गीतांजलि के प्रति कर्तव्य के प्रेम और अधिकार के भाव को देखा है। उसे गीतांजलि के साथ बुरा करने में अब पछतावा हो रहा था, लेकिन जैसा कि कहावत है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। वापस आने के लिए कुछ नहीं बचा था, क्योंकि गलती तो वह पहले ही कर चुकी थी। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं उसके गुस्से का सामना नहीं कर पाऊंगी। मेरे तो सोच सोच के रेंगटे ही खड़े हो रहे हैं। मैं उसके गुस्से का सामना नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ़ी मांगनी होगी। हाँ, ये बहुत बेहतर होगा। अगर मुझे शांति से रहना है, तो मुझे कर्तव्य के लिए अपना पागलपन छोड़ना होगा। ईशानी ने खुद को शांत किया और मन ही मन माफ़ी मांगने लगी। अगले दिन की सुबह कर्तव्य ने गीतांजलि को जगाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। गीतांजलि की आंखें अभी भी बंद थीं। कर्तव्य ने उसे पेट के बल पलटा और उसे पीछे से गले लगाकर लेट गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियां गीतांजलि की उंगलियों से उलझा दी। ऐसा करते उसने अपना वजन गीतांजलि की पीठ पर डाल दिया था। हाँ, गुड मॉर्निंग स्वीटी पाई। कर्तव्य ने उसके बालों की खुशबू को सूंघते हुए कहा। स्ट्रॉबेरी वनीला तुम पर जचता है। कर्तव्य ने एक बार फिर तारीफ की। गीतांजलि ने अचानक अपना सर पीछे घुमाया और सोचा कि वह सुबह सुबह कैसी बातें कर रहा है। गीतांजलि के चेहरे पर एक कंफ्यूज्ड भाव को देखकर कर्तव्य ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, अब क्या किया मैंने? सुबह सुबह गंदी बातें कौन करता है? गंदी बात क्या? मैंने अभी तुम्हारी तारीफ नहीं की थी कि स्ट्रॉबेरी वनीला तुम पर सूट करता है? क्या ये गंदी बात की जगह अच्छी बात नहीं है? कर्तव्य ने अभी भी चेहरे पर कंफ्यूजन लाते हुए कहा। आपकी स्ट्रॉबेरी वनीला सब समझती हूँ मैं। गीतांजलि उसे अपने ऊपर से हटाकर अपने बालों को सही करते हुए बोली। स्ट्रॉबेरी वनीला? ओ मैडम, मैंने तो कंडोम की बात भी नहीं करी। मैं तो शैम्पू की बात कर रहा था। गीतांजलि मुंह बनाकर बोली। अच्छा जी, डबल मीनिंग बात करो। फिर पहले कंडोम को शैम्पू में बदल दो। गीतांजलि मुंह बनाकर बोली। ओह, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? सुबह सुबह इतनी चिढ़ क्यों रही हो? कर्तव्य उसके पीठ को अपनी चेस्ट से चिपकाते हुए बोला। चिढ़ू नहीं तो और क्या करूं? आप समझते कुछ नहीं या समझना नहीं चाहते। गीतांजलि, कर्तव्य ने उसका पूरी तरह नाम लिया, जिससे उसे स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि वह क्या चाहता है, कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के साथ तौर पर अपनी बात कहे। गीतांजलि ने एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ऐसे किस करें, और उसके होठों पर अपने होठ रगड़ने लगी।
उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ऐसे ही नोजी नोजी करें। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे करीब आएं और मेरे नेक पर ऐसे ही किस करें। वह उसकी गर्दन पर अपनी होठ रखते हुए बोली। फिर उसके पास आते हुए कहा, फिर किस करते हुए ऐसे ही बैठ करें। और कहा और इसी जगह पर काटा, जिससे कर्तव्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी हर एक किस के साथ उसकी शर्ट के बटन खोल दिए। मैं चाहती हूँ कि आप भी हमेशा प्यार से ऐसे ही मुझे हक करें। कर्तव्य गीतांजलि से मिल रहे हर किस को एंजॉय कर रहा था। उसे खुशी भी हो रही थी ये जानकर कि गीतांजलि भी उसे उसी तरह से चाहती है जैसे वह चाहता है। गीतांजलि बेड पर लेट गई और कर्तव्य को अपने ऊपर खींच लिया और बहुत ही धीमी आवाज में बोली, मैं चाहती हूँ कि आप जिम्मेदारी संभालो और मुझे पूरे हक से प्यार करो और मुझे मेरे सारे दर्द भुला दो। मैं आपका प्यार महसूस करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपके अलावा कोई और मुझे प्यार करे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहो। मैं आपको एक पल के लिए भी नहीं खोना चाहती। मैं चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस बाहरी दुनिया से कहीं छुपा लो। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद बह निकली। कर्तव्य ने उसकी दाहिनी आंख से निकले हुए आंसू की एक बूंद को देखा। उसने उसकी मुट्ठी जो उसकी कमीज को पकड़े हुए थी उसे अपने हाथ में लिया और चूम लिया। प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस ना? गीतांजलि रोते हुए बोली। आपकी कसम मेरी जान, कर्तव्य ने कहा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसने उसे चूमने के साथ वह सब किया जो गीतांजलि कुछ मिनट पहले उससे कह रही थी। दोपहर तो चली गई थी जब गीतांजलि नाश्ता करने के लिए नीचे आई। वह टेबल सजा रही थी कि कर्तव्य जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। अचानक इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? गीतांजलि उसे इतनी जल्दीबाजी में देखते हुए बोली। कुछ काम आ गया, तुम खाना खा लो, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। और खाना मत बनाना, हम बाहर ही खाएंगे, कर्तव्य ने कहा और उसका माथा चूमते हुए घर से निकल गया। कुछ मिनट बाद जब गीतांजलि का नाश्ता खत्म हुआ तो एक मेड ने आकर उसे बताया कि ईशानी उससे मिलने आई है। ईशानी को साफ पता था कि इस वक्त सिर्फ गीतांजलि ही है जो कर्तव्य को शांत कर सकती है और उसके इरादों को बदल सकती है, उसे सजा देने से रोक सकती है। इसलिए कर्तव्य के पास जाने की बजाय वह गीतांजलि के पास माफी मांगने के लिए आई। गीतांजलि पहले तो ईशानी को देखकर कंफ्यूज हो गई, लेकिन फिर उसके इरादे भांप लिए और उसकी बात भी सच्ची निकली। गीतांजलि, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है जो गलती मैंने की है उसकी माफ़ी नहीं है। जब पता है फिर भी तुम मुंह उठाकर माफ़ी मांगने चली आई, ये सोचकर कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। गीतांजलि आंखें तरेरते हुए बोली। ईशानी खुद को शांत करते हुए, मैं मानती हूँ कि यह सब गलत है, गुनाह है। गीतांजलि ने गुस्से से उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा। गीतांजलि के चेहरे को देख उसे आज गीतांजलि के चेहरे में कर्तव्य का अक्स दिखाई दे रहा था। वे अपने माथे पर आए पसीने को अपने हाथ से साफ करते हुए, मुझे माफ कर दो, गलती हो या गुनाह, पर मैं उसे बदल नहीं सकती। एंड मुझे अपनी गलती रियलाइज तो हो गई है। मैं कर्तव्य से प्यार करती हूँ। वह प्यार नहीं था, वह सिर्फ उसको लेकर तुम्हारा जुनून था। गीतांजलि ने एक बार फिर उसकी बात बीच में काटी। ईशानी अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए, देखो, कर्तव्य को लेकर मेरे मन में जो जुनून ऑब्जेक्शन था उसके चलते मैंने ये सब किया। बट अब मुझे रियलाइज हो गया है, मैंने मान लिया है कि कर्तव्य मेरा नहीं हो सकता, वह तुम्हारा है। और नहीं, कर्तव्य मेरी फीलिंग्स को सेक्रीफाइस करेगा। उस ऑब्जेक्शन के चलते कोई भी स्टेप लेना सिर्फ मेरी गलती है जो बाद में मुझ पर ही भारी पड़ सकती है। इसलिए मैं चाहती हूँ प्लीज तुम मुझे माफ कर दो और कर्तव्य को रोको। गीतांजलि के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसका चेहरा एकदम शांत था। ईशानी ने अपने मन को टटोला और माफी मांगने के लिए आगे बढ़ी। वह गीतांजलि के पैरों के पास घुटने के बल बैठी और हाथ जोड़कर और लगातार माफी मांगती रही। तुमने सिर्फ मेरे पति को ही नहीं छीनने की कोशिश की, तुमने तो मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया, हमेशा के लिए। हर माँ के लिए उसका हर बच्चा प्यारा होता है, पर पहला बच्चा स्पेशल होता है। तुमने मुझसे ये मेरा स्पेशल वाली फीलिंग को छीन लिया। माफी तो मैं नहीं दे सकती, पर किस काम के लिए तुम यहाँ आई हो वह हो जाएगा। मैं कर्तव्य जी तक तुम्हारी बात पहुंचा दूंगी। अब यहाँ से उठो और निकल जाओ अभी के अभी। गेट आउट। गीतांजलि गुस्से से अपनी तेज हो चुकी सांसों को शांत करते हुए बोली।
ईशानी ने एक पल के लिए गीतांजलि को देखा और फिर उसे दूर हटते हुए बोली, मैंने कर्तव्य को तब से चाहा है जब चाहत क्या होती है पता भी नहीं था। सबको पता था कि मैं कर्तव्य को प्यार करती थी, पर किसी ने रोका नहीं और समय के साथ ये प्यार ऑब्जेक्शन में बदल गया। मुझे खुद भी पता नहीं, लेकिन एक बात हमेशा से जानती थी कि वह मेरा प्यार कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और ना ही कभी मुझे अपनाएगा। सच्चाई जानती थी पर मानना कभी नहीं चाहती थी। एक लड़के को लड़की में प्यार के अलावा क्या चाहिए होता है? उसकी बॉडी ना। मैंने भी कर्तव्य के सामने बहुत बार ऐसी हरकतें की जिससे वह मेरी तरफ देखे, अट्रैक्टिव हो, पर उसने कभी मुझे नजर उठाकर नहीं देखा। 15वें बर्थडे वाले दिन मेरे लेवेंडर कलर ड्रेस की तारीफ करी थी कर्तव्य ने। तब से लेवेंडर मेरा फेवरेट कलर बन गया और वह ड्रेस मेरे कपबोर्ड में अभी भी सेफ है। मैं बड़ी होती गई, ड्रेस छोटी होती गई, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं लेवेंडर कलर का कपड़ा जोड़ जोड़ कर उसकी फिटिंग चेंज करती रही और अपने हर बर्थडे में पहले वही ड्रेस पहनती हूँ। फिर और भी बहुत कुछ था जो मुझे दिन पर दिन अपनी तरफ खींच रहा था। कर्तव्य के मेरे प्यार की हद शायद यहीं खत्म होती है जहाँ से तुम्हारा प्यार कर्तव्य के लिए शुरू होता है। हर प्यार सक्सेसफुल नहीं होता, पर यू बोथ कॉम्प्लिकेटेड एंड कंप्लीट ईच अदर इन एवरी सेंस। ईशानी ने सर झुकाए हुए कहा और चुपचाप हवेली से निकल गई। गीतांजलि सब देख सकती थी कि यह सब लीलावती की गलत परवरिश का नतीजा है, लेकिन अब दूध तो गिर ही चुका है। अब कुछ नहीं किया जा सकता। वह इतनी संत महिला नहीं है कि अपने साथ किए हुए जुल्मों को माफ कर दे और भूल जाए, लेकिन अब वह ईशानी के आगे की जिंदगी के लिए प्रार्थना जरूर कर सकती थी। गीतांजलि ने जल्दी से कर्तव्य का नंबर डायल किया और बिना एक पल बर्बाद किए उसे अपनी और ईशानी के बीच में हुई बात के बारे में बता दिया। कर्तव्य शांति से सब कुछ सुन रहा था। कुछ देर में उसने कॉल काट दी और चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कुराहट और हाथ में केक लिए कार से बाहर निकल कर आया और दरवाजे की घंटी बजाई। लास्ट पर्सन एंड गेम ओवर, यह बोल उसने सामने एक हवेली की डोरबेल की घंटी बजाई और दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, कर्तव्य ने बहुत ही प्यारी आवाज में गाया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामी, हैप्पी बर्थडे टू यू। कर्तव्य ने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कुराहट के साथ लीलावती को साइड से गले लगाया। लीलावती उसे संदेह भरी नजरों से देख रही थी। तभी कर्तव्य ने केक उसकी ओर बढ़ा दिया। आई होप इस साल भी हर साल की तरह सबसे पहले मैंने आपको विश किया। नाउ लेट्स कट द केक मामी। मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए केक बनाया है, योर फेवरेट ऑरेंज कीवी फ्रूट केक। तब ने केक के ऊपर कैंडल्स लगाई और लीलावती को केक कट करने के लिए एक नाइफ भी दिया। लीलावती ने कर्तव्य की ओर मुस्कुराकर देखा और साथ ही केक काटते हुए कैंडल्स बुझा दी। इससे पहले कि वह कर्तव्य को खिला पाती, कर्तव्य ने उसके हाथ से केक का टुकड़ा ले लिया और उसे पहले खिलाया। जैसे ही लीलावती ने केक का छोटा सा टुकड़ा निगला, कर्तव्य ने बिना किसी भाव के कहा, केक में जहर है। यह सुनते ही लीलावती स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। उसने कर्तव्य की ओर देखा जो उसे अफसोस भरे भाव से देखकर हैरान था। कर्तव्य जोर से हंसते हुए बोला, क्या मामी, मैंने कहा और आपने मान भी लिया। आपका चेहरा तो देखो, डर साफ नजर आ रहा है। इसलिए कहता हूँ कि गलत काम कभी मत करिए जिससे आपको पछताना पड़े और डर का साया आपका पीछा कभी ना छोड़े। कर्तव्य, मामी कम डाउन, कोई जहर नहीं है इसमें, कर्तव्य ने कहा और केक का एक बाइट लेकर खाया और लीलावती को देखा जैसे वह उसे प्रूव करके दिखा रहा हो कि केक में जहर नहीं है। तो मेरा बर्थडे भूला नहीं इस बार भी? लीलावती चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसके दोनों गाल खींचते हुए बोली, मैं कुछ नहीं भूलता मामी, और ना ही किसी को भूलने देता हूँ, कर्तव्य ने कहा। यह कहते उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, लेकिन उसके शब्दों में एक अलग सा गहरापन था। मुझे लगा कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद तू, लीलावती ने घबराते हुए कहा। कर्तव्य उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, मामी आई नो कि आप मुझे अपना नहीं समझती, पर मैं तो आपको अपना समझता हूँ ना। गुस्से में कभी कुछ बोल दिया कहूँगा, बट आपको पता है हाउ मच आई एम कनेक्टेड टू यू। कर्तव्य, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं तुझे अपना नहीं समझती। कुछ गलत बोला क्या मैंने? लीलावती ने पूछा। अब देखिए ना, आपको सब पता है कि ईशानी ने मेरे साथ क्या किया। आप जानती हैं कि गीतांजलि मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। चलिए गीतांजलि का तो छोड़िए, पर मेरा बच्चा,
उसने क्या बिगाड़ा था किसी का? उसे किस बात की सजा मिली? सब जानते हुए भी आप ईशानी को कुछ नहीं कहेंगी और ना ही उसे इस हरकत के लिए कुछ पनिशमेंट देंगी? क्यों? क्योंकि मैं आपकी अपनी बेटी है, ब्लड रिलेशन, यू नो। पर मैं कौन हूँ? कोई नहीं। कर्तव्य ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए कहा, लेकिन उसने एक शब्द काफी तेज बोला था, पनिशमेंट, जो लीलावती के दिमाग में घूम गया। ऐसी बात नहीं है कर्तव्य, ईशानी अभी थोड़ी सी इमेच्योर है, बट आई विल मेक श्योर यू मेक हर अंडरस्टैंड कि वह आगे से ऐसा कुछ ना करे। लीलावती ने उसे समझाया। कर्तव्य टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोला, जी मामी, सही कहा आपने। ईशानी अभी इमेच्योर है, इसलिए उसने मेरे एमेच्योर बच्चे की प्रीमेच्योर बच्चे की डेथ करवा दी। मैं नाराज नहीं हूँ मामी आपसे। मुझे पता है ईशानी आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका प्यार उसके लिए देखा है मैंने, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं ईशानी को माफ़ कर दूंगा। कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं करूँगा, भूल जाऊँगा उसने जो भी किया, लेकिन मान लूँगा कि एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं। कर्तव्य ने इस बात का खास ध्यान रखा कि इस वक्त वह बहुत ज़्यादा दुखी दिखे। उसके लिए उसने 2-3 आंसू की बूंदें अपनी आंखों से बहने दीं और अपने आंसू साफ करते हुए गहरी सांस लेकर बोला, जब मेरे खुद के बाप ने ही मेरे साथ धोखे पर धोखा किया है, तब बाकी सबके साथ क्या ही कंप्लेंट करूं। पर मामी, मैंने हमेशा आपको डैड से ऊपर रखा है, उनसे ज़्यादा माना है, पर ना कभी उनसे कोई मनमुटाव था कंपनी को लेकर, और ना ही आपसे कोई मनमुटाव है ईशानी को लेकर। थोड़ा मुश्किल है भूलना कि कैसे गीतांजलि को सीढ़ियों से धक्का देकर उसका मिसकैरेज कर दिया था। अब आप प्लीज उसे कुछ मत कहिएगा। डोंट वांट कि मेरे कारण आपके और ईशानी के बीच कोई दरार आए। ठीक है मामी, मैं चलता हूँ। पति के भाव से कर्तव्य को पता चल गया कि उसने अब ईशानी को पनिशमेंट करने के लिए उसे पूरी तरह अपने बस में कर लिया है। वह जब सीढ़ियां उतर रहा था तो उसने ईशानी को ऊपर जाते देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। ईशानी कर्तव्य को वहां देखकर हैरान रह गई। वहीं कर्तव्य भी आज अपनी जगह पर रुका हुआ था, जबकि आज ईशानी उससे दूर भाग रही थी। उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर कर्तव्य ने वहां का माहौल सही करने के लिए मुस्कुराया। चेहरे पर लगातार मुस्कुराहट लिए वह उसके करीब आया। ईशानी उसे अपने करीब आता देख घबराते हुए कांप उठी। कर्तव्य, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैंने जो भी किया उसका पछतावा है मुझे। आई नो कि जो मैंने किया उसको अब मैं बदल नहीं सकती, बट प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने सब कुछ जेलसी में आकर किया, प्लीज। मैं इसमें अंधी हो चुकी थी, अब मुझे सब समझ आ गया है और मैं अपनी गलती मानती हूँ। शांत हो जाओ ईशानी, कोई बात नहीं। मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें बीती बात पर पछतावा है, लेकिन अब तो बीती बात है, और जैसा तुमने कहा कि कोशिश करने पर भी जो हो चुका है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन हाँ, हम सावधान रह सकते हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो, है ना? प्लीज शांत रहो। मैंने तुम्हारी माफी स्वीकार कर ली है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अंत में कर्तव्य ने अपनी बात को अच्छी तरह प्रेजेंट करने के लिए अपनी पलकें झपकाई, जिससे ईशानी ने राहत की सांस ली और मुस्कुराई। थैंक यू, अब बैठो, मैं भी कपड़े चेंज करके आती हूँ। ये कहकर ईशानी तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। वहीं कर्तव्य एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ नीचे उतरा। बस सीढ़ियों के पास रखे पियानो के पास बैठ गया और उसे बजाने लगा। वह धीरे से बुदबुदाते हुए गाना गा रहा था। मैंने तुम्हारी माफी स्वीकार कर ली है, लेकिन तुम्हें माफ नहीं किया है ईशानी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे गुस्से का सामना तो करना पड़ेगा। सीधे तौर पर नहीं तो टेढ़ी तरीके से। वहीं ईशानी अचानक रुक गई, क्योंकि लीलावती ने उसका रास्ता रोक लिया। वह अपने ख्यालों में खोई हुई लग रही थी। क्या बात है मम, मुझे जाने दो, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। कर्तव्य मेरा नीचे वेट कर रहा है। ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्तव्य के साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। मैं कर्तव्य की जिंदगी में ओंकार को खुद से आगे नहीं देख सकती। मेरा और उसका कोई कंपैरिजन नहीं, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पर मैं ओंकार को कर्तव्य की लाइफ में कोई भी प्रायोरिटी होल्ड करने नहीं दूंगी। मैं खुद में ही बुदबुदाई जा रही थी। क्या बात बोल रही हैं आप मॉम? ईशानी उनकी बात को समझ नहीं पाई। तुमने गीतांजलि को सीढ़ियों से धक्का दिया था ना? कर्तव्य उस बात को भूल नहीं सकता, बट शायद अब जो मैं करूं उसको थोड़ा अच्छा महसूस हो। ईशानी उसकी बात पूरी तरह समझ भी नहीं पाई कि अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका शरीर 1-2 सेकंड के लिए हवा में रहा और फिर जोर से सीढ़ियों पर उल्टा गिर पड़ा और वो लुढ़कते हुए नीचे गई। लीलावती ने उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था। ईशानी भी अपने ही खून से लथपथ पड़ी थी, बिल्कुल गीतांजलि की तरह।
एक समय ईशानी सीढ़ियों पर खड़ी होकर गीतांजलि के दुख का आनंद लेने और उसको दुख देने वाली बनी थी, और आज उसकी जगह उसकी माँ ने ले ली थी और बस अपने फायदे के लिए उसके दुखों को देख रही थी। कर्तव्य जल्दी से ईशानी के पास आया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया और लीलावती पर चिल्लाते हुए बोला, मामी, आपने इसके साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है। ओह, चिंता मत करो ईशानी, सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक हो जाओगी। कर्तव्य ने बिना एक पल बर्बाद किया घर के सामने एम्बुलेंस को बुलाया और ईशानी को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचा। अंजलि का इलाज करने वाले डॉक्टर से ही ईशानी का इलाज करने को कहा। माथे पर 3 टाँके और कमर पर हेयर लाइन फ्रैक्चर, बाएं पैर पर मोच और दाहिने हाथ में फ्रैक्चर के अलावा और भी काफ़ी चोटें आई हैं। डॉक्टर ने ईशानी की हालत के बारे में बताया। यह उसके लिए अपनी गलती समझने और उसे जीवन भर याद रखने के लिए काफ़ी है। कर्तव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट से कहा, कम से कम विक्रांत से तो बेहतर है, जिसका मैंने 2 दिन पहले इलाज किया था। ओह गॉड! एक पल के लिए तो मैं भी समझ नहीं आया कि पहले कौन सी चोट का इलाज करूं। उम्मीद है वह जल्दी ठीक हो जाएगा। और माँ बेटी की जोड़ी को तो भूलना ही नहीं। जब उन्हें यहाँ लाया गया था तो वह दर्द से करा रही थी। उनके पूरे शरीर पर खरोंचें थीं और बहुत जगह काटने के भी निशान बन चुके थे। वैसे वह अभी ठीक हो रही हैं, डॉक्टर ने बताया। मैंने उसी दिन आपसे कहा था कि रेडी रहना, आपको अभी और ज़्यादा चोटों से लिपटे पेशेंट मिलने हैं, इसलिए बोलने की हिम्मत भी मत करना कि मैं तुम्हें पहले इन्फॉर्म नहीं किया। कर्तव्य ने घमंड से कहा। वह डॉक्टर को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह क्या जवाब दे। वह 3-4 घंटे में होश में आ जाएगी, डॉक्टर ने कहा और अपने केबिन की ओर बढ़ गया। कर्तव्य खिड़की के पास चला गया और बाहर की ओर देखते हुए सोचने लगा कि कैसे इन कुछ महीनों में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। शाम का समय, हम हॉस्पिटल की तरफ से मिले अनुरोध के अनुसार एफआईआर दर्ज करने आए हैं। क्या आप हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं? पुलिस इंस्पेक्टर ने ईशानी से पूछा। ईशानी ने धीरे से अपना सिर उठाया और हाँ कहा। मैं मिसेज लीलावती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहती हूँ। वह कौन है? इंस्पेक्टर ने उसकी शिकायत दर्ज करते हुए कहा। वह मेरी माँ है, जिसने अपने स्वार्थ के लिए मुझे जानबूझकर सीढ़ियों से धक्का दिया। मैं उसकी वजह से इस हालत में हूँ। उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं उसे सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। ईशानी ने लीलावती का नाम लेकर दांत पीसते हुए कहा। पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ और सवाल पूछे और वह सब नोट किया और फिर बाहर जाकर कर्तव्य से मिला, जो शांत खड़ा था। उसने लीलावती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हम उसे तुरंत गिरफ्तार करेंगे, इंस्पेक्टर ने कहा। कर्तव्य मुस्कुराया और इंस्पेक्टर हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। लीलावती को लेडी कांस्टेबल द्वारा उसकी हवेली से बाहर निकाला जा रहा था। ढेर सारी मिन्नतों और धमकियों के बावजूद इंस्पेक्टर पर कोई असर नहीं हुआ। लेडी कांस्टेबल की गिरफ्त से छूटने के लिए वो छटपटा रही थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही थी। तभी उसकी नज़र पुलिस वैन से कुछ दूरी पर खड़े कर्तव्य पर पड़ी, जो अपनी कार से टिककर स्मोकिंग कर रहा था। कर्तव्य, देखो तो कैसे ये लोग मुझे ले जा रहे हैं। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? गेट आउट फ्रॉम गॉड सेक, लीलावती चिल्लाई। इंस्पेक्टर ने अगले ऑर्डर के लिए कर्तव्य को देखा। कर्तव्य ने लीलावती को अपने साथ ले जाने का इशारा किया। लीलावती कर्तव्य को बिल्कुल भी परेशान ना होता देख हैरान थी और धीरे धीरे यह घटना उसके दिमाग में घर कर गई। सब कुछ एक जाल था, वो उसकी शिकार थी और वो बन भी चुकी थी। जब कर्तव्य लीलावती के पास आया तो उसने पूछा, क्यों? क्योंकि मैं अक्सर नहीं खेलता, लेकिन जब मैं खेलता हूँ तो बहुत ही डर्टी गेम खेलता हूँ। ये बदला सिर्फ गीतांजलि और मेरे अजन्मे बच्चे के लिए नहीं था, यह ओंकार सिंह चौहान के लिए भी था। मुझे पता है तुमने डैड के साथ मेरे रिश्ते को कैसे खराब किया था। तुमने मेरा बचपन बर्बाद कर दिया। तुमने उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। अगर हम बिना किसी हक के तकलीफ झेल रहे थे तो तुम भी जरूर तकलीफ झेलोगी। ये सब दर्द पाने की हकदार अब तुम भी हो। जाओ और सलाखों के पीछे सड़ो। और हाँ मेरी प्यारी मामी, ध्यान रखूंगा कि तुम रोज रो और अपनी जिंदगी से खुश ना रहो। इससे मेरे साथ जो भी बुरा हुआ है वो मुझे सुकून देगा। लीलावती फूट फूट कर रो रही थी और सबसे मिन्नतें कर रही थी, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। वो कर्तव्य के विश्वासघात को पचा नहीं पा रही थी। चौहान परिवार के साथ उसने जो भी गलत काम किए थे वो उसे उल्टे बार की तरह लग रहे थे। कर्तव्य पुलिस वैन को तब तक देखता रहा जब तक वो वैन उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई।
उसका मन उदास, बेहद उदास था। उसने आसमान की ओर देखा। तीनों माँओं को खोने का दुख आज उसे हो रहा था। पहले अपनी जन्मदात्री माँ, फिर अहिल्या और अब लीलावती। वो अपनी किस्मत को कोस रहा था कि अचानक उसे गीतांजलि की याद आई। वो उसके लिए काफी है। वो उससे इतना प्यार करती है कि उसे अब किसी की जरूरत नहीं है। वो उसके क्रश की तरह उसे चाहती है, उसकी माँ की तरह उसकी परवाह करती है और उसके बाकी दोस्तों की तरह उसकी खामोशी को समझती है। कर्तव्य ने गीतांजलि को फोन करके पूछा कि क्या वो डिनर के लिए रेडी है या नहीं। पूरे सफर में वो अपना ध्यान बांटने के लिए गीतांजलि से बातें करता रहा। आखिरकार उसने अपने सभी दुश्मन बन चुके रिश्तेदारों का सफाया कर दिया। अब उसका बदला पूरा हो चुका था। चौहान हवेली में लीलावती को अरेस्ट कर लिया गया। ओंकार सिंह, जो एक किताब पढ़ रहे थे, उन्होंने बिना मृत्युंजय की तरफ देखे कहा, भाई साहब, कंप्लेंट ईशानी ने की है। मृत्युंजय खुद हैरान था। सीरियसली? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है, ओंकार सिंह सोचते हुए बोला। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई साहब, क्योंकि कर्तव्य का इनविजिबल कोर्स यहाँ काम कर रहा है। यह सब किया धरा कर्तव्य का है। मैं मिलने गया था लीलावती से, तो वो कर्तव्य को एक्सक्यूज कर रही थी। बनी ने ऐसा किया? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। सबको पता है बनी लीलावती को कितना ज़्यादा मान। ओंकार सिंह अभी अपनी बात पूरी करता कि मृत्युंजय बोला, अपने बाप से ज़्यादा मानता था। हमें पता है भाई साहब, सबको यही दिखता है कि कर्तव्य ने लीलावती को हमेशा आपसे ऊपर रखा है, और उसके पीछे लीलावती ने जो एक मासूम से छोटे बच्चे को मैनिपुलेट करके उसे खुद के बाप से दूर कर दिया, वो किसी को नहीं दिखता। ये सुनते ही ओंकार सिंह की आंखें भर आई। मृत्युंजय ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, टाइम आ गया है भाई साहब, अब सब ठीक होगा। इतने सालों से जो दर्द आपने सहा है, गीतांजलि जल्दी उसका इलाज लेकर आ रही है। बहुत जल्द आपको आपका बनी मिल जाएगा। मेरा मन कहता है भाई साहब। ओंकार सिंह अपनी पत्नी को याद करते हुए फोटो की तरफ देख रोने लगे और नाइट स्टैंड पर रखी उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर को देखते रहे। मृत्युंजय ने ओंकार को कमरे में अकेला छोड़ दिया ताकि उसे एकांत मिल सके। वो यही कर सकता था। वह उसे रोने से मना कर सकता था और उसे दिलासा दे सकता था, लेकिन जो दर्द उसे हुआ है, वही दर्द की गहराई जानता था। है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए ताकि वो दिल खोलकर रो सके और उसे दर्द से थोड़ी राहत मिल सके। वो सीढ़ियों के पास खड़ा दिवाली की रात की खींची हुई अपनी परिवार की तस्वीर देख रहा था। सबको याद करके वो उदास होकर आहें भर रहा था। वो रात सबसे मनहूस रात थी। उस दिन के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उनके परिवार में जलन, लड़ाई झगड़ा और गलत फहमी जो आ गई थी। वो अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने पाया कमरा आज अंधेरे से भरा था। उसने सोचा कि अहिल्या सो रही होगी और इसलिए उसने लाइट बंद कर दी होगी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बेड खाली था। उसने बालकनी का दरवाजा खुला देखा। वह बालकनी के पास गया तो देखा अहिल्या के हाथ में कुछ था। अहिल्या अपनी और कर्तव्य की एक फोटो फ्रेम को पकड़े हुए थी। यह तस्वीर कर्तव्य के ग्रेजुएशन के दिन खींची थी। तस्वीर में कर्तव्य अहिल्या को पकड़े हुए उसके गालों को चूम रहा था, जबकि अहिल्या खुशी से अपनी ट्रॉफी दिखा रही थी। उसकी आंखों में गर्व झलक रहा था। मृत्युंजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन अहिल्या ने मुड़कर नहीं देखा। मृत्युंजय ने उसे गले लगाया और उसके माथे को चूमा तो अहिल्या फूट फूट कर रोने लगी। मैं बहुत बुरी हूँ, अहिल्या रोते हुए बोली। हाँ, वो तो हो, मृत्युंजय ने बिना किसी देरी के बात कही। और अंधी भी, जो कर्तव्य और गीतांजलि की खुशी देख नहीं पाई, देख कर भी अनदेखा कर दिया। मृत्युंजय ने आगे उसकी बात को सही किया। मैंने गलत किया, कर्तव्य का हक उसे छीनकर। मेरे लालच ने उसे दूर इस घर को छोड़कर गीतांजलि के साथ चले जाने पर मजबूर कर दिया। मैंने जानबूझकर सब गलत किया। ओह, मतलब तुम सब जानती थी, सब समझती थी, फिर भी तुमने ये सब गलती की? अहिल्या ने रोते हुए मृत्युंजय की आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं खुदगर्ज बन गई थी। इतनी खुदगर्ज कि कर्तव्य के लिए अपने प्यार का सौदा कर बैठी। जो ममता तुम्हारे अंदर थी कर्तव्य को लेकर, उसकी कीमत मांगी भाई साहब से तुमने। उसने मृत्युंजय की आंखों में देखते हुए कहा, और अब मैं क्या करूं? बहुत देर हो गई है। जिस खुशी और प्यार से इतने सालों तक मैंने इस घर को संवारा और संभाला था, आज अपने ही हाथों से उसे बिखेर दिया। अहिल्या बोलते हुए हिचकियां लेने लगी। अब रात 11:30 बजे, बहुत देर हो गई है, पर गलती समझने में और मानने में देर नहीं हुई है। इट्स नेवर टू लेट टू मेड रिमेम्बर। क्या कर्तव्य मुझे माफ करेगा? अहिल्या ने अपनी आंखों में पानी लिए बोली। बात कर्तव्य के माफ करने की नहीं है अहिल्या,
बात यह है कि क्या गीतांजलि कभी तुम्हारा चेहरा भी देखना चाहेगी? क्या वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी? अहिल्या एक बार फिर रोई। अगर तुम गीतांजलि की जगह होती और अपना बच्चा खो देती, वो भी जस्ट बिकॉज द रीजन फॉर ब्लेसलेट जेलसी, तो क्या तुम माफ करती? मृत्युंजय ने उसका चेहरा ऊपर करते हुए पूछा। अहिल्या उसकी बात सुनकर एकदम चुप हो गई। उसे अपना उत्तर मिल गया। वो उस व्यक्ति को माफ नहीं कर सकती जिसकी जलन के कारण उसने अपना बच्चा खोया। लेकिन तुम कोशिश तो कर सकती हो ना। माफ करेगी या नहीं वो गीतांजलि के ऊपर है। लेकिन तुमने जो गलतियां की हैं उसके लिए जरूर माफी मांगना चाहिए। अहिल्या ने उसकी बात सुन जल्दी से गर्दन हिलाई और अपने हाथ में लिए फोटो फ्रेम की ओर देखा। आप होंगे ना मेरे साथ? वो फोटो फ्रेम पर हाथ फेरते हुए बोली। जब गलती कर रही थी तब भी रोका था, तो अब जब गलती मान रही हो तो अब कैसे छोड़ दूं? पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि ये विलन बनने का ट्राई क्यों कर रही थी तुम, जबकि तुमसे ये नहीं होता। खुद को लीलावती से ऊपर देखना चाहती थी, बट अफसोस कि उससे कोई नहीं जीत सकता, तुम भी नहीं। मृत्युंजय ने समझाया। एक बार फिर रोते उसके गले लग गई और वहां पर जोर से काट लिया। बट ये किस लिए? मृत्युंजय ने दर्द कम करने के लिए अपनी बाहों को रगड़ते हुए कहा। इसलिए क्योंकि पहले आपने कर्तव्य की शादी के बाद आप दोनों भाइयों ने मुझे एक जालिम सास बनने के लिए फोर्स किया, तो यह सब उसका असर हो गया था, जो धीरे धीरे समय के साथ इतना बुरा बन गया। अच्छा, मतलब खुद की गलती छुपाने के लिए मैडम कुछ भी करेंगी? ये आइडिया आया कहाँ से तुम्हारे पास? मतलब ये जो सब कंपनी प्रॉपर्टी का आइडिया मिला कहाँ से तुम्हें? सीरियल, अहिल्या धीमे से बोली। क्या? मृत्युंजय आंखें फाड़े हुए चिल्लाया। वह अहिल्या को घूरते हुए। अपना बीपी चेक कराना जरा पागल औरत। क्या बोलूं मैं तुम्हें? जाने दो, तुम्हें कुछ बोलना ही बेकार है। मैं सो जाता हूँ, तुम्हारी बकवास बातें सुनने से बेहतर मेरे लिए यही होगा। और वो उसे वहीं छोड़ वापस रूम की तरफ बढ़ गया। कुछ महीनों बाद समय की गति के साथ हर मिनट चीज बदलती है और उनका रिश्ता भी बदल गया। गीतांजलि, गीतांजलि तुम कहाँ हो? कर्तव्य अपनी शर्ट हाथ में पकड़े चिल्लाया। गीतांजलि बेडरूम से वार्डरोब के अंदर आई। जी क्या हुआ कर्तव्य जी? ओ मैडम जी, मेरा शर्ट आयरन क्यों नहीं किया है? कर्तव्य अपनी आंखें तरेरते हुए बोला। पता नहीं, गलती से छूट गया होगा। आप कोई और शर्ट पहन लीजिए ना। गीतांजलि ने सजेशन दिया। मैं तो बस यही पहनूंगा। तो मुझे कोई और विकल्प मत सुझाओ, क्योंकि तुमने एक बेकार पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। वो मुंह बनाते हुए बोला। इतनी सी बात के लिए गुस्सा मत कीजिए। आप दीजिए, मैं भी आयरन कर देती हूँ, उसने कहा और प्रेस का प्लग लगाने लगी। इतनी सी बात तुम्हारे बाप के लिए होगी? इतनी सी बात को सिखाया समझाया नहीं शादी से पहले? आपको ससुराल में पैसा जो है, बेटी तो ऐश करेगी, नौकर चाकर होंगे काम करने के लिए। ब्लेडी यूजलेस, कर्तव्य चिल्लाया। मेरे बाप को क्यों बोल रहे हैं? आपके बाप भी तो वैसे ही हैं। उन्हीं की वजह से हमारी ये हालत है। कंपनी प्रॉपर्टी कुछ नहीं दिया आपको, ब्लड रिलेटेड है, तो फिर आपको ये अडॉप्ट वाला ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है आपकी ओल्ड फैमिली से? गीतांजलि ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा। कर्तव्य ने गीतांजलि को घूरा और अपने हाथ से उसके बाल पकड़ लिए, जबकि दूसरे हाथ से उसके गालों को पकड़ा और बोला। एक बार फिर से बोलना जो अभी तुमने बोला। गीतांजलि अपने सर और गालों का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसे रिक्वेस्ट करने लगी। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपना काम टाइम से नहीं कर पाई, मैं अभी कर देती हूँ। ऑफ कोर्स, बट शर्ट से पहले कुछ और आयरन करना होगा। लेट्स आयरन योर टेंडर फिंगर, जो आजकल ज्यादा काम में नहीं आ रही है। ये बोलते हुए उसने उसकी उंगली के पास प्रेस को हल्के से रखा। गीतांजलि जोर से चिल्लाई। आह, ओए चुप, इतनी जोर से नहीं चिल्लाना था पागल। कर्तव्य गीतांजलि के सर पर हल्के से थपकी देते हुए बोला। मेरी क्या गलती है? आप ही ने तो कहा था कि रियल लगना चाहिए। हूँ, गीतांजलि मुंह बनाते हुए बोली। वो दोनों भी डेली सोप सीरियल के ड्रामा की कॉपी कर रहे थे। इतना भी रियल नहीं लगना चाहिए कि हाउस हेल्पर मुझे लास्ट हस्बैंड की जगह विलन समझे। कर्तव्य गीतांजलि की नाक खींचते हुए बोला। एक्ट्रेस से तो बेहतर ही है, गीतांजलि ने घमंड से जवाब दिया। दिन भर डेली सोप देख देख कर बेहतर ड्रामा करने लगी हो। अरे दिन भर क्या, कभी भी नहीं देखी मैंने, वह जल्दी से बोली। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले टीवी पर क्या चल रहा था? फिल्म, कर्तव्य से घूरते हुए बोला। अरे वो तो कुछ नहीं आ रहा था, टीवी पर तो ऐसे ही कुछ भी लगा दिया। चलो अब खाना खिला दो यार, बहुत भूख लगी है। कर्तव्य प्यार से उसके गाल खींचते हुए बोला।
अरे प्लग तो निकाल देने दो आयरन का, गीतांजलि हंसते हुए बोली। अरे स्विच तो ऑफ है, फिर प्लग निकाले या नहीं क्या फर्क पड़ता है? बिना स्विच ऑन करे ही आयरन गर्म हो जाएगा। पर मानना पड़ेगा, प्रोफेशनल एक्टर बन गई हो तुम। इतना रियलिटी टच दिया कि आयरन का स्विच ऑफ था, तब भी ऐसे चिल्लाई जैसे सच में मैं गर्म प्रेस तुम्हारे हाथ पर रख दी हो। यह बोल कर्तव्य जोर से हंसने लगा। गीतांजलि ने उसे मुंह बनाकर देखा और गाल शर्म से लाल हो चुके थे। ज्यादा मत शर्माओ, नहीं तो खा जाऊंगा तुम्हारे लाल लाल गालों को। कर्तव्य शरारत से मुस्कुराया, फिर उसके गाल पर किस करते हुए बोला। गीतांजलि अपनी नाजुक सी हथेली से कर्तव्य की आंखें बंद करती हुई प्यार से बोली, मैं आपकी उंगलियां अपने होठों पर महसूस करना चाहती हूँ। मैं आपकी आंखों में वो खुशी महसूस करना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज किस मी। गीतांजलि ने अपनी तर्जनी उंगली उसके होठों पर फिराते हुए उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। कर्तव्य ने उसकी कमर को कसकर पकड़ा और उसे अपने पास खींचकर उसके कान में फुसफुसाया, चलो जल्दी से खाना खाकर सोने चलते हैं। कर्तव्य ने शरारत से मुस्कुराकर कहा, सोना है ना, मतलब सिर्फ सोने वाला सोना जैसे हम नींद को कहते हैं, या जागने वाला सोना? गीतांजलि ने कर्तव्य को छेड़ते हुए कहा, क्योंकि वह जानती थी कि नींद में उसका क्या मतलब है। कर्तव्य ने अपना जबड़ा भींचा और गीतांजलि को कंधे पर उठाकर अपने बेडरूम की तरफ लेकर चला गया। उसने गीतांजलि को बेड पर पटक दिया। वह गीतांजलि उसके चेहरे को देख खिलखिलाने लगी। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बिना सोए कैसे सोया जाता है। मैं तुम्हें बिना नींद के सोने का सही मतलब दिखाता हूँ मेरी जान। गीतांजलि खिलखिलाकर हंस पड़ी और बेड से जैसे ही भागने लगी, कर्तव्य ने उसके हाथ को पकड़ लिया। मैं गिर जाऊंगी, गीतांजलि ने घबरा कर कहा, क्योंकि वह बेड के कोने पर टिकी हुई थी। मैं गिरने दूंगा तब ना, कर्तव्य शरारत से मुस्कुराया। छोड़िए मुझे, जाना है, गीतांजलि मुंह बनाकर बोली। मैं जाने दूंगा तब ना, कर्तव्य वैसे ही उसे अपने पास खींचता हुआ उसके पैर को चूमते हुए बोला। गीतांजलि ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे सोना है। मैं सोने दूंगा तब ना, कर्तव्य ने उसके पैर के निचले हिस्से को बहुत प्यार से गुदगुदाते हुए कहा। गीतांजलि अपनी आंखें बंद करती बोली, प्लीज, अब इतना प्लीज कह रही हो तो ओके फाइन, लेट्स हैव लव सब। कर्तव्य मुस्कुराकर बोला, क्या? नहीं नहीं कर्तव्य जी, मुझे अभी सोना है। गीतांजलि उसकी बात का मतलब समझकर जल्दी से बोली। कर्तव्य ने एक सेकंड के लिए उसे देखा और कहा, ठीक है। गीतांजलि उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। गीतांजलि ने एक बार फिर पूछा, क्या कहा आपने? ठीक है? हाँ ठीक है, प्यार नहीं करना है तो ठीक है, जाओ अपना काम करो, कर्तव्य ने जवाब दिया और तकिए में अपना चेहरा छुपाकर पेट के बल लेट गया। गीतांजलि उस पर बहुत ज्यादा गुस्से से देख रही थी। इस समय उसकी सांसें तेज चल रही थी। कर्तव्य जी, कर्तव्य जी, उठिए, चलिए उठिए, वह चिल्लाते हुए बोली। क्या है गीत? ये आप मुझे बताइए कि ये क्या है? मैं ना बोलूंगी तो आप मेरी बात मान लेंगे? वह उसे देखकर घूरते हुए बोली, बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं, फिर भी प्यार करूंगा, रोक सको तो रोक लो। कर्तव्य वैसे ही बोला, लेकिन उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। गीतांजलि ने अपने होठों को दांतों से दबाया और दरवाजे की ओर देखने लगी। दरवाजा लॉक है, कर्तव्य ने उसे देखते हुए कहा। गीतांजलि ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी और उसकी हथेली को अपने गाल पर रखा। फिर बहुत प्यार से बोली, मैं मना करूंगी पर आप मना मत करो। फिर उसके राइट गाल पर अपनी नाक रगड़ते हुए आगे बोली, मैं कहूंगी कर्तव्य जी डोंट टच मी, पर आप रुकना मत। कर्तव्य के हाथ उसके ब्लाउज के किनारे पर थे, वह उसे महसूस कर सकता था। गीतांजलि उसकी चाहत को आग दे रही थी। उसकी चाहत गीतांजलि की सब्र की परीक्षा ले रही थी। कर्तव्य के हाथ अचानक से उसकी कमर पर घूमने लगे। गीतांजलि ने सिसकते हुए कहा, मैं कहूंगी रुक जाओ, पर आप मुझे प्यार करना मत छोड़ना। फिर गीतांजलि ने उसकी गर्दन को चूमा और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। कर्तव्य ने उसके बाल समेटे और उसे हल्का सा पीछे किया और बिना देरी के उसके होठों पर टूट पड़ा। उसने उसके होठों के पास में लाल तिल को पूरे जोश से चूमा, जिससे गीतांजलि सिसक उठी। कर्तव्य को उसकी सिसकियां बहुत ज्यादा पसंद थी। वह उसकी गर्दन पर किसिस करने लगा। कुछ देर बाद उसने उसकी आंखों में देखा। इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता, गीतांजलि ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में थाम लिया और उसका चेहरा नीचे झुकाकर उसने उसकी नाक पर अपनी नाक रगड़ी। गीतांजलि ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और प्यार से किस करने लगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।